हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे उत्तराखंड में भी कई सारे फॉर्म निकले हुए हैं। उसमें से एसआई का भी एक हमारा फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, उसमें यूकेपीएससी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। और आप सभी भाई बंधु जानते हैं कि यूकेपीएससी का पैटर्न रहता है कि दोस्तों करंट के अधिक से अधिक क्वेश्चन वह पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें दोस्तों मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रमुख घटनाएं उन सभी को इंक्लूड किया हुआ है। साथ ही साथ में दोस्तों उत्तराखंड के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। सभी प्रश्न को दोस्तों आप लोगों ने अटेंड करना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग इसमें अब अपना टेस्ट टाइप का भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ये कुछ 20 से 22 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। और आपके दोस्तों जो भी इसमें स्कोर बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यह दोस्तों हमारे गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी। अगर दोस्तों अंग्रेजी में देखा जाए तो डेवलप्ड इंडियाज एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपने अंग्रेजी में भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन कौन है? तो यह एक फ्रांसीसी राष्ट्रपति है दोस्तों, और यह हमारे गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। वही दोस्तों, अगर आपसे कभी स्टैटिक जीके की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया कि पहली बार 1950 में आयोजित जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों सुकर्णो दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। वह दोस्तों हमारे पहली बार जो हमारा रिपब्लिक डे आयोजित किया गया था उसके मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है? अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हमारा जो बजट पेश हुआ है वह अंतरिम बजट था। अब दोस्तों बजट एक तो होता है हमारा आम बजट जो दोस्तों पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए आता है, और दूसरा दोस्तों होता है अंतरिम बजट जो दोस्तों चुनावी वर्ष में आता है 2 से 3 महीने या फिर कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो इस बार दोस्तों आप सभी जानते होंगे 2024 में हमारी इलेक्शन है, तो इसी के चलते दोस्तों इस बार हमारी गवर्नमेंट ने अंतरिम बजट पेश किया था। और इसमें दोस्तों कितना राजस्व घाटा होने के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न दोस्तों अभी आपके ईओ के एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि 2024-25 अंतरिम बजट में दोस्तों हमारा 2% राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है। और वही दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है, तो तब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि 5.1% राजकोषीय घाटा होने के बारे में बताया गया है। राजस्व घाटा दोस्तों 2% है, राजकोषीय घाटा 5.1% है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, और दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 2024 में दोस्तों कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें दोस्तों हमारे 5 पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषणों की संख्या दोस्तों 17 और पद्मश्री 110 दिए जाएंगे। तो आपने दोस्तों तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? अब दोस्तों टोटल आप सभी जानते हैं 132 पद्म पुरस्कार बांटे गए थे। इन 132 में से कुल कितनी महिलाओं को इन पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कुल दोस्तों 30 महिलाओं को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि कितने विदेशी लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कुल दोस्तों 8 विदेशी लोगों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस उपराष्ट्रपति को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में हमारे दोस्तों जो हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, इन्हें दोस्तों 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा करी गई है। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है। 2017 से 2022 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था। हमारे देश के ये 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया है। दोस्तों वेंकैया नायडू को दोस्तों 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों कुल पद्म विभूषण कितने बांटे गए थे? तो अभी बताया था मैंने आपको कि दोस्तों 5 पद्म विभूषण बांटे गए हैं। इनमें दोस्तों बैजंतीमाला बाली है पहले, बैजंतीमाला बाली, के चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने पांचों के नाम ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा,
भारत के किस उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करी गई है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह दोस्तों इस पुरस्कार से किस हमारे उप प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दोस्तों भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करी गई है। अब दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि हमारे देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद को लेकर के नहीं आया गया। लास्ट में दोस्तों 2004 तक ये हमारे भारत देश के उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के दोस्तों पूर्व सीएम रह चुके कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है। आपने इनको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन्हें जननायक के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हाल ही में कुल कितने रामसर स्थल शामिल किए गए हैं? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे जितने भी हमारे वेटलैंड यानी कि हमारी जितनी भी आर्द्र भूमियां होती है उनको दोस्तों संरक्षित करने का जो प्रयास किया जाता है वह रामसर स्थल में उनको शामिल करके किया जाता है। और दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत में कितने रामसर स्थल शामिल किए गए हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में दोस्तों हाल ही में कुल 5 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव निम्न में से कौन बनी है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो भी चीज़ हमारे देश की या फिर राज्य की पहली होती है वह दोस्तों हमेशा के लिए प्रश्न बनता है, ठीक है। सिर्फ ये उत्तराखंड की दृष्टि से ही नहीं, अब दोस्तों आपकी जीके की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी चीज़ दोस्तों अगर पहली बार होती है तो वह दोस्तों सिर्फ करंट की ही दृष्टि से नहीं, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव अभी दोस्तों राधा रतूड़ी जी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे पूर्व कौन थे दोस्तों हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड के? तो इनसे पूर्व दोस्तों सुखवीर सिंह संधू इस पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में दोस्तों एस संधू की जगह पर राधा रतूड़ी जी हमारे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऋतु बहारी जी। दोस्तों यह उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आई है। अभी तक दोस्तों कोई भी हमारी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी उत्तराखंड हाईकोर्ट की, और दोस्तों यह पहली ही महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। इससे पहले दोस्तों यह कहाँ कार्यरत थी? तो यह दोस्तों पंजाब और हरियाणा जो हाईकोर्ट है वहाँ पे दोस्तों यह मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रही थी, और वर्तमान में दोस्तों अभी हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। इनसे पहले दोस्तों हमारे जो विपिन सांघी थे, विपिन सांघी के बाद दोस्तों मनोज कुमार तिवारी जी कार्यवाहक के तौर पर अभी काम कर रहे थे, और दोस्तों उनको हटा करके अब ऋतु बहारी जी हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा करी गई है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पद्म पुरस्कार कितने बांटे गए हैं। कुल दोस्तों 132 पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं, और इनमें से दोस्तों हमारे उत्तराखंड के केवल एक व्यक्ति को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा करी गई है। अब दोस्तों आपने इनके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे अभी हाईलाइटेड हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी चीज़ दोस्तों हाईलाइट हो जाती है तो उसके बारे में आपने सभी फैक्ट देखने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको प्रश्न सिर्फ यहां से देखने के लिए नहीं अन्य चीज़ों से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि यशवंत सिंह कटौच का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि 27 दिसंबर 1935 को, दोस्तों 1935 को इनका जन्म दोस्तों मासो गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और वहीं दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनसे दोस्तों हमें बार बार प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। आपने उन सभी पुस्तकों को भी ध्यान में रखना है, जैसे दोस्तों मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। यह सभी दोस्तों यशवंत सिंह कटौच जी की प्रमुख हमारी कुछ पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न हमारा, बजट 2024 में सरकार ने भारत को किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? अब दोस्तों बजट 2024 से भी मैंने यहाँ पे प्रश्नों को कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आपने बताना है दोस्तों कि बजट 2024 में सरकार ने भारत को किस साल तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2047 तक दोस्तों भारत को हमारी सरकार ने विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए
कितने वर्ष तक की बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा। अब दोस्तों बजट 2024 में ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 2024-25 अंतरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है। अभी दोस्तों अंतरिम बजट क्या होता है मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब दोस्तों 2024-25 जो हमारा अंतरिम बजट आया है इसमें दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स घटा करके 22% कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है। अब दोस्तों जो सरकारी आंकड़े आए थे बजट 2024 में हमारी वित्त मंत्री ने बताए थे, इसमें इन्होंने कहा कि दोस्तों 2023-24 में एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है। तो दोस्तों 98,374 रुपये हो गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी देश में लोग रहते हैं वह सभी लोग दोस्तों प्रतिवर्ष दोस्तों 98,374 रुपये ही कमाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, 98,374 रुपये एवरेज पर कैपिटा इनकम हो गई है 2023-24 में। वहीं दोस्तों इन्होंने पुराना आंकड़ा भी साझा किया था जिस समय दोस्तों मोदी जी की सरकार आई थी, तो इस समय दोस्तों इन्होंने बताया था कि 2013-14 में ये जो एवरेज पर कैपिटा इनकम थी यह 68,572 रुपये थी। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे जितने भी हमारे सूचकांक रहते हैं यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में दोस्तों भारत का 93वां स्थान रहा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल दोस्तों 180 देशों में से भारत 93वें स्थान पर रहा था इसमें। अब दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान हाल ही में भारत में शामिल 5 रामसर स्थलों में से नहीं है। अभी दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया कि भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। दोस्तों कुल मिलाकर के अभी 80 की संख्या हो चुकी है। हाल ही में दोस्तों 5 नए रामसर स्थल हमारे भारत में जोड़े गए हैं। उसमें से दोस्तों मैंने आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपने बताना कि इन चारों में से कौन सा एक उनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैलम केरे संरक्षण रिजर्व। दोस्तों यह हमारा उन 5 रामसर स्थलों में शामिल नहीं है। दोस्तों 3 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, बाकी आपने ध्यान में रखना है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो कि दोस्तों कर्नाटक में है, और इसके अलावा दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। यह 5 दोस्तों हमारे भारत में शामिल रामसर स्थल हैं। वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 2 फरवरी को दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डेजर्ट नाइट संयुक्त बल अभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है। अब दोस्तों आपने बताना है ये जो संयुक्त बल अभ्यास है यह 3 देशों के मध्य आयोजित किया गया था। किन 3 देशों के मध्य दोस्तों यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, फ्रांस व यूएई। दोस्तों इन 3 देशों के मध्य डेजर्ट नाइट संयुक्त बल अभ्यास दोस्तों आयोजित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन तीनों देशों के दोस्तों वायु सेनाओं के मध्य यह डेजर्ट नाइट संयुक्त बल अभ्यास आयोजित किया गया था। और दोस्तों किस स्थान पर, तो अरब सागर में दोस्तों यह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, देश में सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नेता कौन बन गए हैं। अब दोस्तों फिर से आपने ध्यान में रखना है जो भी चीज़ पहली बार हुई होती है वह दोस्तों हाईलाइट हो जाती है, और आगे भी दोस्तों इनके प्रश्न हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि देश में सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नेता नीतीश कुमार जी बन गए हैं। बिहार के दोस्तों वर्तमान में यह मुख्यमंत्री हैं। तो आपने दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसके ऊपर दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में पाबंदी का ऐलान किया है। दोस्तों आरबीआई के कुछ क्राइटेरिया को यह बैंक फॉलो नहीं कर रहा था, जिस वजह से दोस्तों आरबीआई ने इनको 29 फरवरी तक की डेडलाइन दी है। ठीक है, और 29 फरवरी के बाद दोस्तों इसमें जितने भी हमारे मतलब ये बैंक के जितने भी लोग हैं यह सभी लोग दोस्तों इसमें अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे, और साथ में दोस्तों कोई भी राशि इसमें डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का भी अगर पेटीएम वॉलेट में या फिर किसी अन्य चीज़ में अगर पैसा वैसा वगैरह है तो आसानी से आप लोग अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जमा नहीं कर पाएंगे। आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने हाल ही में पाबंदी का इस पर ऐलान किया है। 29 फरवरी तक की दोस्तों इसकी डेडलाइन है। अगला प्रश्न हमारा, और आज का दोस्तों यह अंतिम प्रश्न रहेगा, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है।
अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विराट कोहली जी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अभी विश्व कप हुआ था हमारे 2023 में, इससे दोस्तों आपको प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आपने दोस्तों विश्व कप 2023 के सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं। दोस्तों भारत में उसका आयोजन हुआ है, तो दोस्तों वहां से प्रश्न जरूर बनेगा। तो दोस्तों जो विश्व कप हुआ था इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी दोस्तों विराट कोहली थे। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों शतक लगाने वाले बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। और इसी के अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला था, तो दोस्तों यह भी विराट कोहली जी को ही मिला था। और वही दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो दोस्तों मोहम्मद शमी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। ठीक है, और वही दोस्तों एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखिएगा कि आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर और टी20आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। दोनों आपने देखिए दोस्तों, दोनों इंडियंस को आपने ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपकी किसी प्रकार की कोई राय है या फिर दोस्तों आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वही दोस्तों मैं आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को दोस्तों मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।